नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने अपमानित किया है, ये नीतीश कुमार की जो इतनी सीटें जो भी सब आई हैं, न केवल बिहार की जनता उनके विरोध में थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी किसी हालत में नहीं चाहती थी कि नीतीश जो है दोबारा जीत कर आए या जेडीयू जीत कर आए और नीतीश मुख्यमंत्री बने। कहे जरूर रहे थे, लेकिन अब फंस गए ऐसी बात तो उन्हें बनाना पड़ा। पर अगर नीतीश जी में जरा सी भी एक राजनीतिक सोच या समझदारी, ये यूं कहो कि परिस्थितियों को समझने की अगर उनमें गंभीरता होती, तो उनके लिए सबसे बड़ा फैसला ये होता मुख्यमंत्री पद। मैं समझता हूं उनके इस फैसले को अगर वो ऐसा करते, अभी भी कर सकते हैं, अगर वो ऐसा करते तो मुख्यमंत्री पद उनके सामने कुछ नहीं, बहुत बौना हो जाता, बहुत छोटा हो जाता, और नीतीश कुमार केवल बिहार में नहीं, मैं कह सकता हूं पूरे भारत में उनकी एक जबरदस्त छवि बनती, वो पूजे जाते, ये स्थिति बन जाती। वो क्या होता कि बीजेपी ने जिस तरह से साथ दे के भी नीतीश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मुख्यमंत्री जरूर बन गए लेकिन कुछ नहीं है, वो कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। तो उनको जो है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ में तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए था और कहना चाहिए था तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, मैं सपोर्ट करूंगा, जेडीयू सपोर्ट करेगी। तो अगर ऐसा करते तो नीतीश कुमार न केवल बिहार में बल्कि भारत में भी एक जबरदस्त लीडर के तौर पर उभरते। पर उन्होंने उस लालच में, मुख्यमंत्री के लालच में, सत्ता के लालच में, एक इतना बड़ा जो एक पद हासिल हो सकता था, एक सम्मान उन्हें मिल सकता था, सब धूल में मिला दिया। पर जैसा भी है, यह बात जरूर है कि जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। प्रजातंत्र की सरेआम हत्या की गई है। चुनाव अधिकारियों ने और जो लोकल शासन प्रशासन है उसने जबरदस्त तरीके से प्रजातंत्र का चीरहरण किया है, उसे नंगा किया है, उसको अपमानित किया है, उसको बेइज्जत किया है। वरना परिणाम तो हर सूरत में तेजस्वी यादव के पक्ष में जाते हैं। चलिए ठीक है सर, अब नीतीश कुमार की सत्ता वहां पे बन गई है, शपथ भी ले चुके हैं। सर कैसे देखते हैं आप कि जो उनका मैनिफेस्टो रहा है, बीजेपी का भी रहा है, एनडीए का जो मैनिफेस्टो रहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कैसे देखते हैं आप कि एक तरफ देखा जा रहा था कि 10 लाख नौकरियों को देखते हो, पहले ही मीटिंग में सिग्नेचर करने की बात की जा रही थी, क्या लगता है आपको कि ठीक उसी तरीके से 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की जाएगी? किसी कीमत पर नहीं, 19 लाख तो बहुत दूर की बात है। एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि करीब 4-4.5 लाख जो सरकारी नौकरियों में पद रिक्त पड़े हैं हम उनको भरेंगे, ये वो कह रहे हैं। पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं देंगे। आप लिख लेना मेरी बात, क्यों नहीं देंगे आप? उनके जो जिस समय चुनाव हो रहा था उसी सारी चीज का आकलन कर लीजिए आप। 10 लाख रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने की, नीतीश कुमार ने, आप देखेंगे पूरे कैंपेन में कहीं भी एक भी नौकरी देने की बात नहीं कही, और वो मुख्यमंत्री हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि वो एक भी व्यक्ति को नौकरी देंगे? नहीं देंगे। दूसरा, जो बीजेपी का एजेंडा है, जो बीजेपी कहती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन बीजेपी के ही सुशील मोदी जब 10 लाख तेजस्वी ने बात की नौकरी देने की, तो वो आंकड़ा बता रहे थे कि 52,000 करोड़ रुपए अभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नौकरी जो वेतन है और पेंशन है उस पर खर्च होता है, और अगर 10 लाख और देते हैं तो 58,000 करोड़ रुपए और खर्च हो गए। एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे? तो कुल मिला के हो जाएगा ये तकरीबन 1,10,000 करोड़। और बिहार का जो बजट है, इस बार का जो बजट है वो 2,11,000 करोड़। तो आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा तो इसमें चला गया। तो नौकरी कहां से देंगे? किसी कीमत पर नौकरी नहीं दे सकेंगे, यह सुशील मोदी का कहना है। अब बीजेपी कहती है 19 लाख लोगों को वोट देंगे, तो कैसे देंगे? 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे? एक भी व्यक्ति को अगर ये रोजगार दे दें तो आप मान लीजिए कि इन्होंने कुछ किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये किसी को रोजगार नहीं देंगे, और जितनी भी नौकरियां जो रिटायर होते चले जाएंगे वो भी, उनकी भी सीट नहीं भरी जाएंगी, और बाकी और को तो रोजगार देने की आप बात ही छोड़ दीजिए, नौकरी देने की बात ही छोड़ दी है। ये इन्होंने अपने एजेंडा में पहले ही क्लियर कर दिया। और नीतीश ने जब कहा ही नहीं तो नीतीश मुख्यमंत्री हैं तो रोजगार किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार की जनता के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, और जिस व्यक्ति को
मुख्यमंत्री होना चाहिए था। उस बेईमानी के माध्यम से, ईवीएम में लूट के माध्यम से, सरकारी षड्यंत्र के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के कारण उस व्यक्ति से सत्ता छीन के एक नकारा व्यक्ति को, जिसको पूरी बिहार की जनता ने नकार दिया, उस व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी गई है। यह बिहार की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सर, अगर ईवीएम पे अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो फिर सर विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जितने दल के नेता हैं जो लड़ रहे थे, फिर उसको लेकर के जन आंदोलन चाहे फिर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की जाती? मैं नहीं समझता कि किस तरह से, क्या डर है या क्या उनकी भी कोई मिली भगत है या क्या एक स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं विपक्ष की। पर मैं ये मानता हूं कि इस हालत में, मैंने जैसे पहले भी कहा, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, बाकी सारे जो उनके साथ में घटक दल हैं, उन सबको साथ में लेके जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए था और रिजल्ट को दोबारा, जब तक फेयर जो उसकी काउंटिंग नहीं हो जाए और जो पोस्टर बैलेट हैं उनकी और ईवीएम वगैरह सबकी, और इसके साथ साथ वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाए, उनका मिलान नहीं हो जाए, किसी भी हालत में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने देना था, आंदोलन करना था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गंदगी इस देश में फैल गई है ईवीएम नामक बीमारी से, यह कोरोना से भी भयानक बीमारी है इस देश के लिए, इस बीमारी को केवल और केवल जन आंदोलन के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। आरजेडी को जन आंदोलन करना चाहिए था, कांग्रेस को जन आंदोलन करना चाहिए था, बाकी घटक दल को सबको साथ देना चाहिए था, और न केवल वो बल्कि देश भर में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट की हो चाहे कोई भी हो, सबको साथ देकर जन आंदोलन करना चाहिए था। और भी अगर कुछ नहीं होता तो दोबारा से चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसका मुझे कम से कम बहुत अफसोस है। होना चाहिए, लेकिन सामने परिस्थिति बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। विपक्ष क्यों डर रहा है, आरजेडी क्यों डर रहा है, तेजस्वी क्यों बाहर नहीं निकल रहे, कांग्रेस की क्या मजबूरी है, लेफ्ट वाले क्यों चुप बैठे हैं, बहुत अजीब सी स्थिति, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और इस समय पूरे देश में ईवीएम के विरुद्ध जबरदस्त एक आक्रोश है, एक जन भावना बहुत जबरदस्त, बहुत तीव्र है ईवीएम के विरोध में। मैं समझता हूं लोगों को आना चाहिए था सामने। लेकिन सर, तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो धांधली करी है, इस तरीके से बड़ा एक टारगेट भी कर रहे थे चुनाव को देखते हुए, तो एक दायित्व तो बनता था कि वो धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज उठाए। सर, सवाल अब ये उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार ने आज शपथ ग्रहण ले लिया है, फिर से सीएम बन चुके हैं चौथी बार से, तो क्या अब लग रहा है कोई रास्ता बचा हुआ है अभी विपक्ष के पास कि वो फिर से कुछ इसमें खेल कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर चाहें तो। रास्ता केवल सड़क का रास्ता है। अगर आप कोर्ट जाना चाहेंगे चले जाइए, आप कोर्ट में आपकी जो पिटीशन जो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, एडमिट कर ली जाएगी, एडमिट करके जो डाल दी जाएगी, पड़ी रहेगी, कब आएगी कब नहीं आएगी, कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी सब कुछ किया जा सकता है अगर चाहे तो। रास्ता केवल एक है, सड़क का रास्ता, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके साथ में इतना जन समर्थन है, पूरा बिहार, पूरे बिहार का यूथ, जिसके साथ में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सारे के सारे लोग जबरदस्त, और जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़ के पूरा यूथ बिहार का जिसके साथ में खड़ा है, अगर वो व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता तो कौन करेगा? फिर किससे उम्मीद करोगे आप? फिर किस बात के लिए आपने लोगों में यह आशा जगाई? क्या बात थी? क्यों आपने ये सब कुछ किया? अगर आप उनका साथ लेके, जो आपके साथ में लड़ने मारने के लिए तैयार हैं, मिटने के लिए तैयार हैं, उनको आह्वान करके क्यों नहीं आप पूरी पटना को घेरते हैं? क्यों नहीं इस सारे मुख्यमंत्री आवास को और इस पूरे जो बिहार की विधानसभा को क्यों नहीं घेरते? आप कैसे होने दे रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि आप में अपने आप में कोई दम नहीं है। आपका जो नैतिक बल है वो वाकई में उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए। एक प्रदेश को इस गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए जो आत्मबल होना चाहिए वो नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं, अगर उन्हें सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत अच्छा है, सड़क पे निकल आए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसा आज हुआ है, पीछे लूट लिया गया। अभी लोकसभा का चुनाव आपने देखा, आने वाले समय में ये चुनाव वहां पे उसके भी होने वाले हैं, जिला पंचायत वगैरह के, और फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। तो आप ऐसे ही चिल्लाते रहिए, ऐसे ही फिर जब सब कुछ बेईमानी से सब वो ले जाएं, बर्बाद कर दें, फिर आप चुप बैठ जाइए, आप कुछ नहीं बोलिए। तो इससे क्या होने वाला है? जनता को जिस व्यक्ति से उम्मीद हो, उस व्यक्ति को लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ना चाहिए। और मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं, खैर वो नहीं कर रहे, हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग पूरी ताकत के साथ में 26 नवंबर को
इस भाजपा सरकार की, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जहां भी हैं, इन भाजपा सरकार, मोदी सरकार के विरोध में उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के में, चाहे मजदूरों के में, चाहे निजीकरण के में, चाहे यूएपीए और सीए, यूएपीए और एनएसए कानून के मिसयूज के उसमें हो, चाहे वो सीए एनआरसी के विरोध में हो, जो भी ये सारी की सारी चीजें हैं, इस सरकार की तमाम जन विरोधी नीतियों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो मुद्दा है, हमारा टॉप का मुद्दा है, वो है ईवीएम का मुद्दा। क्योंकि ईवीएम जब तक है, मैं बार बार कहता हूं, ईवीएम जब तक है, भाजपा सरकार को आप नहीं हटा सकते। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, उस दिन भाजपा सरकार ताश के पत्तों की ढेर की तरह पूरी तरह से बिखर जाएगी, कुछ नहीं रहेगा इनके पास। और जैसी भाजपा खत्म, इस देश की जो दुख के दिन है वो समझिए कि खत्म हो गए, और उसके बाद सुख के पल आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है, और भाजपा सरकार को उखाड़ को फेंकने के लिए ईवीएम के विरुद्ध जन आंदोलन जरूरी है, ईवीएम का खत्म होना जरूरी है। इसलिए 26 नवंबर को दिन के 2 बजे से हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद देश भर में आंदोलन करेंगे। लेकिन इस 26 तारीख को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भी साथी मुझे देखते हैं, जो भी साथी हमें पसंद करते हैं, जो भी साथी हमारे साथ हैं, हमसे जो भी साथी इत्तेफाक रखते हैं और इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो वाकई में सड़क पर निकल कर आए। क्योंकि लड़ाई साथियों फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे उसकी सूचना जरूर दी जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है, पर लड़ाई हमेशा सड़क पर होती है। इसलिए आप सब लोग निकल कर आइए और 26 नवंबर को 2 बजे जंतर मंतर पर हमारा साथ दीजिए, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कीजिए। तो विपक्षी पार्टियों को भी आपने बुलाया है? नहीं, हमने सबको कहा है। देखिए, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सभी विपक्षी पार्टियों से, और फिर मैं आज आपके माध्यम से फिर एक बार अपील कर रहा हूं सभी विपक्षी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, और जो भी जितने भी हैं, सभी से मेरा एक निवेदन है, सभी से मेरा आग्रह है, सभी को मेरा निमंत्रण है, सब लोग आए, ये लड़ाई सबकी है। चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेडी बीजू जनता दल हो, और चाहे राजशेखर रेड्डी जी की पार्टी हो, कोई भी हो, तेलुगु वहां पे, चाहे आपके तमिलनाडु में है एडीएमके, डीएमके, जो भी पार्टियां हैं, सबसे मेरी अपील है, सबसे मेरा निवेदन है, सब लोग आए। सभी सामाजिक संगठनों से मेरा निवेदन है, सब लोग आए, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये दुख एक का नहीं सबका है, ये दिक्कत एक की नहीं सबकी है, पूरे देश की। इसलिए मिलकर लड़ेंगे। सब लोगों को निमंत्रण है, आइए। इसमें कोई भी किसी को, कोई ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई आगे है, ना पीछे, सब लोग साथ में हैं, सबको मिलकर लड़ना है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है।